Good morning, students. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor, Chemistry, SGG Government College, बांसवाड़ा। यह वीडियो BSc सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाया है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकेंड वीडियो है। पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और वार्नर थ्योरी के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1923 में सिज़विक ने कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के लिए एक नियम दिया था, जिसको अपन कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या नियम या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। ये वीडियो पूरा सुरेश जी अमेटा साहब की बुक में से बनाया है। पेज वाइज मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। यही बुक मैंने आपको रेफ़र करी है। बुक खोल करके आप उसमें से कोई भी प्रॉब्लम मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसमें आप देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में समझाया गया है कि मेटल यानी कि कॉपर 2 प्लस 4 अमोनियम आयन लिगेंड्स, जिसमें कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपस में जुड़ करके टेट्रा एमीन कॉपर 2 बनाते हैं। ये 2 कॉपर के ऊपर भी 2 दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट्स में सेम है। इसको कहते हैं अपन संकुल आयन। उन्होंने क्या नियम दिया था? धातु आयन से जुड़ने वाले अणुओं यानी लिगेंडों की संख्या उतनी होनी चाहिए जिससे धातु आयन के चारों तरफ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगले निष्क्रिय गैस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाए। धातु आयन के चारों तरफ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सिज़विक ने प्रभावी परमाणु संख्या का नाम दिया गया, जिसे EAN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस नियम को अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे हेक्साएमीन कोबाल्ट +3, ये कहलाता है हेक्साएमीन कोबाल्ट संकुल आयन। इसके अंदर अपन प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम देखते हैं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है, यानी कि इसमें टोटल 27 इलेक्ट्रॉन्स है। कोबाल्ट +3 करते ही इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 27 - 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। धातु आयन कोबाल्ट +3 से 6 अमोनिया अणु उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः 6 अमोनिया अणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन कितने दिए जाएंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 6 × 2 = 12। इसलिए कोबाल्ट +3 आयन के चारों तरफ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 + 12 = 36 इलेक्ट्रॉन। साथ ही अगली निष्क्रिय गैस जो क्रिप्टॉन है, अगली मतलब उसी पीरियड में आप आगे जाएंगे पीरियडिक टेबल में, तो लास्ट गैस जो कौन सी आएगी? क्रिप्टन आएगी। क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऊपर भी 36 में ही जाकर के ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। किसका होगा? कोबाल्ट +3 का। कोबाल्ट +3 का EAN कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अतः अमोनिया कितने के 6 अणुओं से घिरा हुआ रहकर ये स्थायित्व ले लेता है। अब ये जो नियम होता है ये कोबाल्ट के +3 में, निकल +2, प्लेटिनम +4 आदि में तो लागू हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ आयन हैं कोबाल्ट +2, +3 पे तो लागू हो रहा है पर +2 पे नहीं हो रहा है। कोबाल्ट +3, Fe+3 आदि, इनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। लेकिन जितने भी धातु कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कार्बोनिल माने CO, टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज, इनके ऊपर यह नियम बहुत अच्छी तरीके से लागू होता है। अब यदि अपन EAN नियम क्यों दिया गया, इससे अपने को क्या क्या चीज़ों का पता चलता है, इसके लिए अपन 3 एग्जाम्पल करेंगे आगे। तीनों एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि इससे अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, कौन कौन से गुण। हेक्सासाइनोक्रोमियम, पहला उदाहरण देखिए। हेक्सासाइनोक्रोमियम, संकुल में क्रोमियम क्या है? 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका प्रभावी नाभिक परमाणु संख्या की गणना करनी है अपने को। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, जो कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 24, +3 होते ही इसमें से -3 कर देंगे, जो कि 21 हो गई। 6 साइनाइड माइनस लिगेंडों द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 × 2 = 12। तो क्रोमियम +3 का EAN कितना हो जाएगा? 24 + 21 + 12 कितना हो गया? 33। यह एक उदाहरण है जिसमें EAN नियम लागू नहीं होता। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्रोमियम जिस लाइन में आता है
उसी पीरियड में अपन पीरियोडिक टेबल में यदि लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्रिप्टन निष्क्रिय गैस आती है, और क्रिप्टन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 36 होते हैं। इसमें कितने निकले हैं? 33 निकले हैं। अतः EAN यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। अब एक आगे टेबल दी गई है, इस टेबल में आप देखिए सारणी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं और उनके इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले गए हैं। आयरन का देख लो, Fe 26, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मिले कितने? साइनाइड के 6, यानी कि 6 × 2 = 12। तो कितना हो गया टोटल? 26 - 2 + 12 = 36। 36 होते क्या हो जाएगा? ये फॉलो करता है। इस तरह से आप एक एक को देख लेंगे। जहाँ पर भी जिस पीरियड के अंतिम निष्क्रिय गैस के बराबर यदि इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तब तो वो फॉलो कर रहा है, नहीं हो रहे हैं तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नियम का प्रयोग करते हुए Fe के सरल कार्बोनिल का अणुसूत्र बताइए। यानी अपन इससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी बता सकते हैं कि कौन सा स्थायी फॉर्मूला बनेगा, स्थायी वाला। Fe का परमाणु क्रमांक 26, Fe का परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? उसी पीरियड की लास्ट में कौन सी गैस आती है? अगेन क्रिप्टन, उसका 36 है। यानी कि 36 तो होना चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और 26 इसका परमाणु क्रमांक है। तो कार्बोनिल कितने जुड़ेंगे इसमें? 36 को कार्बोनिल द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 - 26 = 10। कितनी जुड़नी चाहिए? 10 जुड़नी चाहिए। प्रत्येक कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक कार्बोनिल ने कितने दिए होंगे? 10/2 = 5, क्योंकि एक कार्बोनिल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने दिए? 5। इस तरह से क्या बन जाएगा फॉर्मूला? पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो अपन इससे किसी का भी सूत्र भी बना सकते हैं। उदाहरण नेक्स्ट वाला। इफेक्टिव एटॉमिक नियम के आधार पर टेट्रामीन कॉपर आयन संकुल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चुंबकीय आघूर्ण की गणना करिए। नीचे देखिए क्या लिखा है कि संकुल या जटिल यौगिकों अनुचुंबकत्व को ज्ञात करना EAN का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। चुंबकीय गुण का भी EAN के द्वारा पता लगा सकते हैं। यह पाया गया कि यह धातु आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगली उत्कृष्ट गैस के विन्यास के संगत है। तो संकुल क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यानी कि यदि उस नेक्स्ट इनर्ट गैस से यदि मिल रहा है तो संकुल क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यदि उसके बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। थोड़ा अंतर होगा। तो अगली उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक -EAN = अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे टेट्रा अमीन कॉपर, जैसे कि इन्होंने दिया गया है +2। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 का? 27। 29 - 2 कर देंगे। 4 इसमें अमोनिया ग्रुप हैं जो कि 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो टोटल इसमें कितने EAN कितना हो जाएगा? 27 + 8 = 35। अब नेक्स्ट इफेक्ट जो इनर्ट गैस है क्रिप्टन, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 36। तो 36 - 35 = 1 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो कोई भी एग्जाम्पल है उसका चुंबकीय गुण कौन सा कहलाएगा? अनुचुंबकीय कहलाएगा। अब इसका यदि अपन म्यू निकालते हैं तो म्यू की फॉर्मूला क्या होता है? म्यू = n √n + 2 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? √3 = 1.73 बोर मैग्नेटॉन। BN मतलब क्या होता है? ये इसकी यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन। तो क्या हो गया चुंबकीय आघूर्ण इसका? 1.73 BM। इस तरह से अपन इस EAN के द्वारा क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। किसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता सकते हैं, किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, उसके चुंबकीय गुण को बता सकते हैं, उसका द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद भी ये नियम इतना ज़्यादा प्रचलित इसलिए नहीं होता कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जैसे कोबाल्ट 3 वाली स्टेट में तो हर जगह सही मिल जाएगा, लेकिन कोबाल्ट +2 या जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन होता है ये रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस से बच जाते हैं। अतः यह नियम प्रचलित नहीं हुआ।
ना आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं संकुलों का नामकरण या नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नॉमेनक्लेचर क्यों दिया गया? नॉमेनक्लेचर जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, काफ़ी सारे इन्वेंट हो जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं, उनके नामों को बोलने में, उनको नाम को रखने में, नामकरण में प्रॉब्लम आती है, किसको कैसे बोला जाए, उसके लिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न बना दिया जाता है। जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में एक सेट पैटर्न होता है जिसके कारण आप कॉम्प्लेक्सेस के या कंपाउंड्स के नाम एक सिस्टमेटिक वे में रख सकते हैं। अब देखिए, ये कॉम्प्लेक्सेस का है, उसमें आपने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ा था, कार्बन चेन और उनका। सर्वप्रथम 1893 में वर्नर ने संकुल के निरूपण व संगठन प्रदर्शन हेतु नियम दिए। संकुल के इतिहास में के प्रारंभ में उनके नाम वैज्ञानिकों के नाम पर दिए जाते थे, जैसे कि टेट्रा एमीन प्लेटिनम, टेट्रा क्लोरोप्लेटिनम का जो ये है, इसका नाम दिया जाता था मैग्नस लवण। एक नीचे और है टेट्रा आइसोसाइनेट डायअमीन क्रोमियम, इसका नाम है रेनिकी लवण। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनके नाम साइंटिस्ट के नाम पे दे दिए जाते थे। उसके बाद जब एक ही साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कवर कर दिया, ये इन्वेंट कर दिया, ये निकाल दिए, बना दिए, तो उसके बाद इनके नाम उनके कलर के नाम पे दिए जाने लगे। जैसा हेक्साएमिन कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का, इसका नाम ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड रख दिया। इसी तरह पेंटाएमिन कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये पर्पल कलर का, हल्का बैंगनी रंग का, तो इसका परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड रख दिया। लेकिन जैसे जैसे अगेन बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते गए तो उनके फिर कलर भी कॉमन होते चले गए। अब कलर कॉमन हो गए तो कोई ना कोई सिस्टमेटिक पैटर्न देना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके लिए IUPAC सिस्टम के अनुसार इनकी एक पूरी नियम प्रणाली बनाई गई, जिसमें किस तरह से किसका कॉम्प्लेक्सेस के नाम रखने हैं वो नियम बना दिए गए। अब इसमें पहला नियम देखिए आप, यदि कोई नॉन आयोनिक या आणविक संकुल जिसके ऊपर की चार्ज नहीं होता है वो आपके सामने है, तो आप उसका नाम पूरा एक ही वर्ड में लिखेंगे, पूरा एक ही शब्द होगा। जैसे कि ये नीचे दिया हुआ है, 3 तो अमोनिया ग्रुप है, 3 नाइट्रो ग्रुप है और कोबाल्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो, ट्राईअमीन, कोबाल्ट 3 जो है वो इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सारे के ऊपर एक ही लाइन खींची गई है। इसका मतलब ये एक कंप्लीट सिंगल नेम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट वाले को देख लीजिए, साइनाइड है, क्लोराइड है, नाइट्रो, ट्राई अमोनिया, कोबाल्ट, इसका नाम कैसे देंगे? क्लोरो साइनो नाइट्रो ट्राईअमीन कोबाल्ट। इस तरह आप देखेंगे तो सबके नाम इसी प्रकार से दिए गए, और लास्ट में इसकी जो भी मेटल प्रेजेंट इसमें धातु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लिख लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नियम, सरल आयनिक लवण, ये तो उदासीन के बारे में बताया था। सरल आयनिक लवणों हेतु प्रयुक्त नामकरण पद्धति के अनुसार ही संकुलों में भी पहले धनायन फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे अपन देखते थे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड को पहले सोडियम बोलते हैं, फिर क्लोराइड बोलते हैं, पहले प्लस वाला बोलते हैं, फिर नेगेटिव वाला बोलते हैं। इसी तरह इसमें देखिए K4 लिखा है, Fe लिखा है, CN6 रखा है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन जो है हेक्सासाइनोफेरेट, ये तो नेगेटिव चार्ज होता है, और K4 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन पहले किसको लिख लेंगे? प्लस वाले को लिखिए, तो लिख दिया पोटेशियम। बीच वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको अपन फिर लिखेंगे तो हेक्सासाइनोफेरेट, और दोनों को अलग अलग कर दिया है, पोटेशियम अलग अलग कर दिया है, हेक्सासाइनोफेरेट अलग कर दिया, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिख दी। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी अपन ने यहाँ पे? आयरन की। अब यहाँ पर एक बात मेन इम्पॉर्टेंट है कि धनायन व ऋणायन को अलग अलग लिखेंगे, किंतु संकुल धनायन या ऋणायन है तो उसे एक शब्द में ही नामांकित किया जाएगा। संकुल को जो अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको तो एक नाम से लिख दीजिए, और पोटेशियम को अलग लिख दीजिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अब इसी तरह K2FeO4 पोटेशियम टेट्राऑक्सोफेरेट, पोटेशियम टेट्राऑक्सोफेरेट, 4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका है? 4 Fe का।
संकुल धनायन या ऋणायन को सदैव बड़े कोष्ठक में निरूपित किया जाता है। अर्थात संकुल सूत्र में जहाँ भी बड़ा कोष्ठक आ रहा है तो आप मान लीजिए कि या तो ये पूरा का पूरा धनायन है या पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऋणायन है। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं लिखा है, केवल संकुल आयन है और नेगेटिव क्लोराइड बाहर की तरफ आगे लिखा हुआ है। इसको अपन सारे स्क्वायर वाले को एक साथ लिख देंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट, और क्लोराइड को इसके बाद में लिख के थर्ड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में लिख दिया जाता है। अब इसमें एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। इसमें दिया हुआ है कोबाल्ट En ट्वाइस Cl NO2 और Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर का नाम देंगे क्लोरो नाइट्रो, उसके बाद बिस इथिलीन डायमीन, En को क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमीन, इसके आगे बिस लगा दिया गया है, बिस मने 2। अब बिस क्यों लगाया है, डाई क्यों नहीं लगाया, ये अपन नेक्स्ट वाले नियम में देखेंगे। बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम दे दिया जाएगा। नाउ नियम तीसरा देखो क्या है, संकुल में उपस्थित लिगेंड का जो नामकरण है उनका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे अपन ऊपर लिख भी रहे थे, क्लोरो फिर नाइट्रो फिर इथिलीन डायमीन, और इस तरह से ये सीक्वेंस क्या होता है उसके लिए ये नियम दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड लेते हैं, फिर उदासीन लेते हैं, और उसके बाद अंत में धनात्मक लिगेंड लेते हैं। उपरोक्त तीनों वर्गों में एक ही वर्ग के एक से अधिक यदि लिगेंड है, जैसे कि पॉजिटिव एक से ज़्यादा हो गए, नेगेटिव एक से ज़्यादा हो गए, या उदासीन एक से ज़्यादा हो गए, तो उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। किंतु IUPAC सिस्टम का जो नया रूप है उसमें सारे लिगेंड चाहे वो ऋणात्मक हो या फिर उदासीन हो, उनको सबको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन वो ठीक है, वो सेट है हो गया बहुत अच्छे तरह से, मतलब वो रूल लागू भी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताएंगे वो आपको पुराने नियम के अनुसार ही सारे नाम लिखने बता रहे हैं। नवीनतम संशोधन के अनुसार लिगेंड का नामकरण अल्फ़ाबेटिकली हो गया। उदासीन लिगेंड को भी ऋणात्मक से पहले लिख सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, बस अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए। किसी भी संकुल में उपस्थित उपसंयोजन व्रत जो बड़े कोष्ठक में विद्यमान रहता है कि नामकरण के दौरान सर्वप्रथम लिगेंड, तत्पश्चात केंद्रीय धातु आयन और अंत में धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में क्रम में लिखे जाते हैं। इसे निम्न तरह निरूपित किया गया है। देखिए, लिगेंड के नाम लिख दिया आपने, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिख दिया, केंद्रीय धातु आयन का रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिख दी। उपरोक्त सभी एक शब्द के रूप में लिखेंगे, जैसे कि दिया हुआ हेक्सासाइनोफेरेट 3- चार्ज, तो हेक्सासाइनोफेरेट लिख करके आगे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के आयन लिख देंगे। इसी तरह हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम और फिर K2 लिखा हुआ है तो नेचुरली प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो पोटेशियम आ गया, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनेट करके 1,4 लगा देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, उपरोक्त संकुल में दोनों ऋणात्मक लिगेंड है, अतः अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में साइनो आता है फिर नाइट्रो आता है। इस तरह से साइनो पहले लिखेंगे और नाइट्रो बाद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम लिख दिया, पेंटासाइनो हो गया, नाइट्रो हो गया और फिर फेरेट हो गया। इस तरह से इसका नाम दे दिया जाएगा। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, उसमें काफ़ी सारे लिगेंड्स हैं। देखिए आप, पहले तो C2H5N NO2 NH3 H2O PT। अब इसका नाम पूरा देखिए, सबसे पहले तो क्या है, इथाइल एमीन नाइट्रो, उसके बाद एमीन, फिर एक्वो और फिर प्लेटिनम 3 क्लोराइड। अब देखिए, 2 एमीन इसमें लिखे गए हैं और दोनों एमीन को लिखने में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। पहला तो अपन ने लिखा है इथाइल एमीन, उसमें एक म दिख रहा है आपको, और दूसरा अपन ने लिखा है अमोनिया वाला एमीन, इसमें 2 म दिख रहे हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है
कि पहला वाला तो ऑर्गेनिक एमीन है और दूसरा वाला इनऑर्गेनिक एमीन है, अकार्बनिक एमीन। तो जहाँ भी आप अकार्बनिक एमीन लिखेंगे वहाँ 2 M लगा देंगे इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना होगा तो इस तरह से 2 म लिख देंगे, आधा म और पूरा म। और ऑर्गेनिक यदि आपको लिखना है तो एमीन लिख देंगे। इस तरह से अपन संकुलों का नामकरण दो नियम जो समझा गए उसके अनुसार कर लेते हैं। संकुलों का नामकरण जिस क्रम में होता है तो संरचना सूत्र उसके ठीक विपरीत क्रम में लिखा जाता है। यदि आपको नाम दे दिया है, उससे आपको फॉर्मूला लिखना है तो उसको डायरेक्ट बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए और फिर फॉर्मूला लिख दीजिए। यानी कि नामकरण में धातु आयन अंत में लिखते हैं तो संरचना सूत्र में सबसे पहले लिखा जाता है। लिगेंडों का नामकरण भी जिस वरीयता से करते हैं ठीक उसके विपरीत ही वरीयता में संरचना सूत्र में लगभग लिखे जाते हैं। इस तरह से अब देखिए चौथा नियम क्या कहता है। लिगेंडों का नामकरण, लिगेंड ऋणात्मक, उदासीन या धनात्मक हो सकते हैं। इन तीनों में लिगेंड के नामकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अपन लेते हैं ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स। यदि नेगेटिव लिगेंड है उसके नाम के अंत में ओ लगा दिया जाता है। आइड, आइट, एट या सिर्फ ई आता है तो उनको हटा करके उनके क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। जैसे नीचे टेबल में देखिए आप H- दिया है हाइड्राइड, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रीडो, हाइड्रीडो। O2- है ऑक्सो, I- है आयोडो, NO2- या ONO है तो नाइट्रो, नाइट्रीटो। और नीचे आ जाइए NH2 CH2 COO है तो ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। ई हटा के ओ लगा दिया इसमें। C2H4 ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो। लास्ट वाला देख लीजिए N3- यानी 3 नाइट्रोजन और माइनस है तो एजाइड, एजिडो। और N के ऊपर 3- चार्ज है तो नाइट्राइड, नाइट्रिडो, नाइट्राइडो। इस तरह से हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ये तो सारे नॉर्मल लिगेंड्स हैं। अब यदि अपन ऑर्गेनिक लिगेंड जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें प्रेजेंट होते हैं उस तरह के लिगेंड यदि ले लें तो उनके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि 6H5- फिनाइल का नाम फिनाइल ही रहेगा, इसमें कोई भी लिगेंड के नाम में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। CH3CO CH या AC नाम है इसका, एसिटाइल एसिटोनेट। C5H5- साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इसका नाम भी सेम रहेगा। हेलोजन आयनों को, अब देखिए ये तो हो गया ऑर्गेनिक के बारे में। अब हेलोजन आयनों को किस तरह से लिखा जाता है। जब हेलोजन आयन किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के आ जाएं तो इनका जो क्रम होगा वो उनकी विद्युत ऋणता के अनुसार होता है। आयोडीन को सबसे पहले लिखते हैं, ब्रोमीन को उसके बाद, क्लोराइड को उसके बाद और फ्लोराइड को उसके बाद पहले लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, क्या ऑर्डर है इसका, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसको पहले लिखा जाता है। अतः ऋणात्मक लिगेंडों, फिर बहुपरमाणविक ऋणात्मक लिगेंड व सबसे अंत में कार्बनिक ऋणायनों को अकारक मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है। ऋणात्मक लिगेंड में फिर बहुपरमाणवीय ऋणात्मक लिगेंड आएंगे और अंत में कार्बनिक ऋणायन आएंगे। इस तरह से इनका क्रम हो जाता है। अब उदासीन लिगेंड का नामकरण किस तरह से किया जाता है। इसके अंत में कोई भी उदासीन लिगेंड है उसके नाम के अंत में किसी शब्द या अक्षर विशेष नहीं डिफाइन किया गया है। उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई निश्चित क्रम या नियम भी लागू नहीं होता है। कम उपयोग में आने वाले उदासीन लिगेंडों का नाम मुक्त अणु के रूप में लिख दिया जाता है, किंतु सामान्यतः ये अधिक उपयोग में आने वाले उदासीन लिगेंडों के नाम विशेषतः इस तरह से बताते हैं जैसे कि नीचे लिखे गए हैं। जैसे N2 है नाइट्रोजन, इसका दिया जाता है डाइनाइट्रोजन। H2 है एक्वो या एक्वा। NH3 है अमोनिया, एमीन। CO है कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिखते हैं इसमें। VO है वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडिल। P6H5 होल थ्राइस। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, इसको क्या लिखेंगे, ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन। इसी तरह C5H5N और PY यानी कि इसको पिरिडीन बोलते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, पिरिडीन, सीधा का सीधा ही लिख देंगे। ये हो गया थायो यूरिया।
लास्ट वाला आप देखिए, 2 बेंजीन रिंग है, दोनों पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक जुड़ा हुआ है, तो ये पेरिडिन होता है। 2 हो जाएंगे तो बाईपेरिडल हो जाएगा। 2 नंबर के प्लेस से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पहले का भी दूसरी है, दूसरे का भी सेकंड प्लेस है, तो 2 बाईपेरिडल नाम हो जाएगा इसका। इस तरह से यदि अपन उदासीन लिगेंड सारे देख रहे हैं तो इसमें कहीं भी कोई नामों में चेंज नहीं किया गया है। कार्बनिक उदासीन अणुओं के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब उदासीन लिगेंडों के नामकरण में हम निम्न वरीयता देख लेते हैं। उदासीन में वरीयता क्या होती है वो देख लीजिए। जैसे कि प्रथम प्राथमिकता के H2O और एमीन को दी जाती है, एक्वो और एमीन। द्वितीय वरीयता, ये एक सीरीज़ दी गई है, इसके अनुसार दी जाती है। बी बोरन, सिलिकॉन, कार्बन, Sb, As, Pn, HTe, SeS, ATI, Br, Cl, O और F। इसको आप एक तरह से सीक्वेंस को याद कर लीजिए। जैसे ही उसमें आता है तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप उनका नाम दे दीजिए। थर्ड सीक्वेंस क्या होती है, उदासीन कार्बनिक लिगेंडों को अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिख लेते हैं, वो सिंपल है। एक से ज़्यादा यदि उदासीन आ जाएंगे तो उनको अपन अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिख देते हैं ना। अब देखिए धनात्मक लिगेंडों का नामकरण कैसे, नेगेटिव हो गया, उदासीन हो गया, और थर्ड क्या बचा है, पॉजिटिव। धनात्मक लिगेंडों के नाम के अंत में हमेशा ईएम लगता है, IUM, या हिंदी में ईएम ये लिखते हैं। अर्थात संकुल में उपस्थित समस्त धनात्मक लिगेंड की पहचान उनके अंत में ईएम के द्वारा आसानी से की जा सकती है। यदि O आ रहा है लास्ट में तो नेगेटिव लिगेंड, सिंपल नाम आ रहा है तो उदासीन, और यदि ईएम आ रहा है तो पॉजिटिव लिगेंड हो जाएगा। NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्राजीनियम, NH4 प्लस अमोनियम, PH4 प्लस फॉस्फोनियम, HONH3 प्लस हाइड्रोक्सिल अमोनियम। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए पांचवा नियम क्या है, लिगेंड की संख्या के अनुसार किस तरह नामकरण किया जाता है। ये जैसे डाई, ट्राई, बेस जैसे अपन ने देखा था, तो वो वेरिएशन किस लिए आता है और कैसे आता है। सामान्य लिगेंडों की संख्या दर्शाने हेतु तो अपन डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि शब्दों का प्रचलन पहले से ही यूज़ करते हैं, वो की वो चीज़ प्रीफिक्स के रूप में लगा देंगे बिना स्थान छोड़े, रेगुलर वे में, लगातार में। जटिल लिगेंड या कीलेट लिगेंड जैसे इथिलीन डाइएमीन, ट्राई एल्किल फॉस्फीन, जिनमें कि डाई ट्राई पूर्व संलग्न नाम में ही उपस्थित है, ऐसे लिगेंडों की संख्या बतलाने के लिए हम दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसको 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 लिगेंड एक से जुड़े हुए हैं तो टेट्राकिस, 5 जुड़े हुए हैं तो पेंटाकिस, 6 हैं तो हेक्साकिस। इस तरह से इनके नामों के आगे लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, AlC2O4 होल थ्राइस और शुरू में K3। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले को लिखिए पोटेशियम, बीच वाले को लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, ट्राई लगा दिया अपन ने यहाँ पे। अब इसमें क्लोरीन के 2 हैं, वाटर के 2 हैं और क्रोमियम है और लास्ट में NO3 है, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो टेट्रा एक्वो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। इसके बाद वाला देखिए हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम को सबसे पहले लिखते ही हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस वाले को देखिए टेट्रा क्लोरो डाई अमीन प्लेटिनम, और 4 इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख देंगे। अब थोड़ा सा यदि अपन जटिल कार्बनिक लिगेंड वाले संकुलों का एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, AC का होल ट्वाइस Cu, तो इसको क्या बोलेंगे, बिस, 2 है तो क्या बोला था ऊपर, बिस, तो बिस एसिटाइल एसिटोनेट कॉपर 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, C5H5 का ट्वाइस और आयरन, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, बिस। C5H5 क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इसके नाम में डाई आ गया है तो अपन आगे बिस लगाएंगे, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन लिख करके 2 लिख देंगे। इसी तरह 4
PF3 है और Ni है, तो क्या कहलाएंगे इसमें? टेट्राकिस फॉस्फोरस 3 क्लोराइड निकल 0। En को अपन क्या बोलते हैं? इस तरह के जब अपन En जो होता है स्मॉल en, इसको अपन क्या बोलते हैं? इथिलीन डाइएमीन। इस तरह से आप एब्रीवेशंस थोड़े से याद कर लीजिए कि इसको कैसे लिखा जाता है। AC क्या होता है, En क्या होता है। ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं सारे, और इन ऑर्गेनिक लिगेंड्स के आगे ज़्यादातर अपन बेस, ट्रेस और इस तरह से लगाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक लिगेंड्स और वे ऑर्गेनिक लिगेंड जिनके नाम के अंदर ही डाई, ट्राई इस तरह से आ जाता है, तो अपन उसके लिए आगे बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरह के नंबरों का नाम का यूज़ करते हैं। ये नोमेनक्लेचर के 5 पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। अभी नोमेनक्लेचर और शेष है, आगे के पॉइंट्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। आप इसके एग्जाम्पल करिए और थोड़ा सा यहाँ तक की जानकारी लीजिए। थैंक यू।